सभी साथियों को नमस्ते। विलम्ब से आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। कार्यालय का समय 5:30 बजे का है और उत्तरदायित्व तो बहुत ज़रूरी था आज, पर सीधे बहुत विलम्ब नहीं हुआ, पर साथी सुनील जी को पूरा नहीं सुन पाई, इसका मलाल है। पर शुक्रिया SES आपका कि आपने मुझे इस विशेष दिन आमंत्रित किया अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि जिस फ्रेटर्निटी से मैं आती हूँ वहाँ पर पॉलिटिकल स्टैंड लेना बहुत मुश्किल काम माना जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस फ्रेटर्निटी से मैं आती हूँ वहाँ पर लोगों को संस्थानों का पद और विश्वविद्यालयों में तमाम और पद और तमाम जगहों पर सलाहकार और तमाम और चीज़ों का बहुत लोभ रहता है। तो जब मेरे जैसे लोग, सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, तमाम और मेरे फ्रेटर्निटी के मेरे साथी हैं जो पॉलिटिकल स्टैंड अपना लेते हैं, जो जोखिम उठाते हैं, हो सकता है उनको किसी संस्था के तहत कोई बड़ा पद ना मिले, लेकिन मुझे इस बात का हमेशा गर्व रहेगा कि मैं अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ ही अपने रचनात्मक कार्य और सृजनात्मक कार्य कर रही हूँ, पहली बात। और यही कारण है कि तमाम जो मेरी यात्रा भी रही साहित्यिक और पत्रकारिता, वो प्रभाष जोशी के पाखी से होते हुए अभी राजेंद्र यादव के हंस तक है। तो सबसे पहले नमन समतामूलक समाज के सामाजिक न्याय के पुरोधा नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को, क्योंकि इस आज के दिन का जो विषय है वो है लाइफ एंड आइडियाज़ ऑफ मुलायम सिंह यादव। लाइफ, किसी का जीवन परफेक्ट नहीं होता, और क्योंकि तमाम चीज़ों को लिखते और पढ़ते हुए मेरा जो अप्रोच रहा है वो फेमिनिस्टिक अप्रोच रहा है। और जब मैं फेमिनिस्टिक अप्रोच कह रही हूँ तो उसमें बिल्कुल नहीं ये सोचना चाहिए कि हर चीज़ को हम स्त्रियाँ रेडिकल फेमिनिस्ट से देखते हैं, नहीं। बेसिकली फेमिनिज्म मतलब रेडिकल फेमिनिस्ट नहीं होता। बेसिकली फेमिनिज्म देखते हुए हम समानता की बात करते हैं, एक मनुष्य के बरक्स दूसरे मनुष्य का, चाहे वो दूसरा जेंडर स्त्री का हो या गे हो या लेस्बियन हो या ट्रांसजेंडर हो या बाइसेक्सुअल हो, ETC। तो जब मैं मुलायम सिंह के अपने अध्ययन के अनुसार जीवन को देखती हूँ तो मैं पाती हूँ कि तमाम सहमतियाँ हैं मेरी, क्योंकि जो मेरी जो वैचारिक समझ है वो तमाम जगह पर मुझे वो बहुत मजबूती से खड़े नज़र आते हैं, लेकिन तमाम जगह जो मेरी साहित्यिक एक्यूमेन है, एक साहित्यकार होने की जो मेरी सेंसिटिविटीनेस है, वो मुझे उनकी आलोचना करने के लिए भी तैयार करता है, और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो अगर कल को मैं किसी और दूसरे पॉलिटिकल लीडर के बारे में भी बोलूँगी, भले ही वो महिला ही क्यों ना हो, फिर भी मैं अगर जहाँ पर मुझे आलोचनात्मक दृष्टिकोण मुझे मिलेगा तो मैं उनकी आलोचना भी करूँगी। मुलायम सिंह के सापेक्ष में मैं शुरुआत करना चाहूँगी एक साक्षात्कार से। दो बहुत प्रसिद्ध साक्षात्कारकर्ता शीला भट्ट और शरद प्रधान, साथी सुनील जी जानते होंगे, ये दोनों बहुत वरिष्ठ साक्षात्कारकर्ता और जर्नलिस्ट रहे हैं, और बहुत फेमस जो गेस्ट हाउस कांड था उसमें से एक शरद प्रधान तो उस रोज़ वहाँ पर मौजूद भी थे। तो हुआ क्या, जब 2012 में विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ चल रही थी तो शीला भट्ट जो बहुत रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, मेरे ख्याल से उनको 5 डिकेड का तो साहित्य पत्रकारिता का अनुभव है, और इसी तरह से शरद प्रधान जी को भी, उन्होंने दोनों ने मिलकर मुलायम सिंह जी का 2012 में इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में कई सारे सवाल और जवाब ऐसे हैं जिनको सब सारे कोट करना नामुमकिन है, पर कुछ मैं यहाँ पर कोट करना चाहती हूँ जो मुझसे पहले अभी विजय जी जिस बात की ओर इशारा कर रहे थे, जो उनका युवाओं को मंचासीन करने का जो दृष्टिकोण था, सामाजिक न्याय को लेकर जो दृष्टिकोण था, तो मैं 1-2 उदाहरण देती हूँ। सबसे पहले शरद प्रधान जी का एक सवाल है, वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो भले ही क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन आप इस पर काम कर रहे हैं तो हो सकता है राष्ट्रीय पार्टी हो सकती है। मुलायम सिंह यादव ने जवाब दिया, उत्तर प्रदेश जैसे भौगोलिक भाग में इतने बड़े राज्य को, जनसंख्या के आधार पर इतने बड़े राज्य को में किसी पार्टी का विधानसभा से भी या किसी तरह से भी सत्ता में आना या सीट हासिल करना, आप इसको क्षेत्रीय पार्टी कैसे कह सकते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी हमसे कम सीटें लेकर आती है, कम भौगोलिक क्षेत्र वाले राज्यों में और कम जनसंख्या वाले सीटों में, आप उनको राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, लेकिन आप हमें क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं। तो बेसिकली
वहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी की जो ओजस्विता है, जो मैं कहूँगी कि पॉलिटिकल एक्यूमेन है, वो इंसाइटनेस है उनकी। वो बता रहे हैं कि ऐसा है, हम बहुजन और अल्पसंख्यक, पिछड़े और आदिवासियों की जो राजनीति है ना, आप इसको क्षेत्रीय पार्टी करके दरअसल गाली दे रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, जब 3 टर्म मुख्यमंत्री बनने के बाद चौथे टर्म में मुलायम सिंह जी ने तय किया कि अब मैं मुख्यमंत्री पद का जो दावेदारी है या मुख्यमंत्री पद जो है वो अखिलेश यादव को सौंपता हूँ, उस वक्त हम सब जानते हैं, जिन लोगों ने पढ़ा है समाजवादी पार्टी का इतिहास या देखा भी होगा, उस वक्त मुख्यमंत्री पद के लिए मुलायम सिंह के सगे कौन कौन दावेदार था। पहला नाम ऑफकोर्स शिवपाल यादव, दूसरा नाम रामगोपाल जी, तीसरा नाम आजम खान। आजम खान का नाम इसलिए मैं ले रही हूँ क्योंकि आप सबको पता है कि किस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी, बसपा और 93 में गठबंधन बना था, और उसके बाद किस तरह से भाजपा ने अपना षड्यंत्र, जो जिस चीज़ में वो माहिर है, करके मायावती को अपने संरक्षण में लिया और कहा कि, और फिर बाद में 92 वाला कांड भी हुआ। उसके बाद बोला गया मुल्ला मुलायम हैं, और इस तरह से नसीमुद्दीन खड़े होते हैं बसपा में और नसीमुद्दीन को पद भी मिलता है बसपा में, लेकिन वो कहते हैं कि आजम खान से बड़ा मुस्लिम नेता कोई नहीं है। और एक बड़ा स्टेटमेंट शरद प्रताप, वो लिस्टेड है और मुझे कल पढ़ने को मिला वो लाइन, मुलायम सिंह का स्टेटमेंट है कि आजम खान मतलब मुलायम सिंह यादव। आप सोचिए कि वो सिर्फ वोटों की राजनीति नहीं कर रहे थे, वो उस पीड़ा को भी देख रहे थे जो एक नेता देख सकता है, जो एक सोशलिस्ट समाजवादी नेता देख सकता है। यानी कि वो बार बार कह रहे थे कि बहुत सारी जगह पर मुस्लिमों की जो स्थितियां हैं वो दलितों से भी बदतर है, और इसलिए मेरे हर फ्रेम में, मेरे हर जगह पर आजम खान को आगे करना ये मेरी राजनीति नहीं है, ये मेरी प्रतिबद्धता है, जो सामाजिक न्याय की जो प्रतिबद्धता है। तो मुझे बड़ा अचंभा सा लगा कि क्या कभी मायावती जी ने या किसी और पॉलिटिकल लीडर ने कहा कि मैं और नसीमुद्दीन माने एक, या हमारे अभी तथाकथित सो कॉल्ड विश्व गुरु ने कहा कि मैं शहनवाज हुसैन माने मैं एक। ऐसा स्टेटमेंट हो सकता है कि आ सकता है, लेकिन क्या वाकई वो इस सारे स्टेटमेंट्स को अंदर से आत्मसात आत्मा से कर पाएंगे? लेकिन मुलायम सिंह यादव कर रहे थे। तीसरी बात, जब अखिलेश जी को युवा नेतृत्व दिया गया तो सबसे ज़्यादा विरोध, जो सब कुछ जानते हैं, विरोध नहीं, एक तरह से असहमति, कि रामगोपाल जी और शिवपाल जी इसके पक्ष में नहीं थे। तो जब उनसे रिपोर्टर्स ने कहा कि क्योंकि आपके बेटे हैं इसलिए आप शायद, तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो अखिलेश के राजनीति में गुरु मैं नहीं हूँ, ज्ञानेश्वर मिश्रा हैं। और कभी भी उन्होंने डायरेक्ट डायलॉग नहीं किया था अपने बेटे के साथ कि तुम्हारा पिता जो है वो खाटी समाजवादी नेता है और उसकी ज़मीन इतनी मजबूत है और तुमको एक बना बनाया नैपोकिड, पॉलिटिक्स का नैपोकिड मैं तुम्हें बनाने के लिए तैयार हूँ, ऐसा कभी मुलायम सिंह यादव ने नहीं किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से काशीराम यादव ने भाप लिया था मायावती जी को भी, और भाप लिया था 91 के इटावा के चुनाव के बाद मुलायम सिंह को भी, उसी तरह से मुलायम सिंह ने भी भाप लिया होगा अपने साथी शिवपाल जी को और रामगोपाल को भी, और इसीलिए उन्होंने, मुझे तो लगता है सही निर्णय लिया कि बेटा है तो क्या हुआ, पर एक युवा नेतृत्व समाजवादी पार्टी को दिया जाना चाहिए, और वो उन्होंने काम किया। दूसरी बात यह है कि जब मैं मुलायम सिंह जी के निर्णयों को लेकर, उनके जो आइडियाज़ रहे और उनकी ज़िंदगी में, व्यक्तिगत ज़िंदगी नहीं, राजनीतिक ज़िंदगियों में जब निर्णयों को लेकर पीछे बार बार जाती हूँ, तो मैं स्थापना दिवस के दिन भी जाती हूँ, यानी कि 1992 जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। फिर मुझे लगा कि इस चीज़ को समझने के लिए मुझे और पीछे जाना पड़ेगा, तो मैं पीछे जाती हूँ 1984, यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी के स्थापना वर्ष पर। इटावा के बाद जब उपचुनाव में के बाद काशीराम फैसला करते हैं कि अब बहुजन की राजनीति को मुख्य धारा में लाना है, तो सबसे पहले वो दिल्ली में अपने निवास पर काशीराम इंटरव्यू में एक लाइन बोलते हैं, और ये लाइन बोलने से पहले
काशीराम जी की बातचीत भी नहीं हुई थी मुलायम सिंह यादव से, कोई खास मुलाकातों का दौर भी नहीं था। काशीराम बोलते हैं उस इंटरव्यू को कि यूपी में बहुजन समाज की राजनीति को मजबूत आधार देने के लिए मुझे मुलायम सिंह यादव के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा और तब इसकी ज़मीन जो है और पुख्ता तरीके से तैयार होगी। ये इंटरव्यू छपता है जिसको मुलायम सिंह यादव के उनके जो होते होंगे उस दौर में चेले चपाटे या दोस्त हित मित्र हितैषी, उन्होंने बताया होगा, दिखाया होगा। और मुलायम सिंह यादव दिल्ली आते हैं, काशीराम के निवास स्थान पर उनसे मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद दोनों तय करते हैं कि क्या किया जाए। एंड ड्यूरिंग दैट एवरीबडी नोज दैट कि वो जनता दल में थे मुलायम सिंह यादव। काशीराम यादव उनको सजेस्ट काशीराम जी उनको सजेस्ट करते हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी बनाइए और पॉलिटिकल पार्टी के बाद ही हम ये गठजोड़ वाली राजनीति को आगे ले जा सकते हैं। और उनके ही सजेशन के बाद, काशीराम जी के सजेशन के बाद समाजवादी पार्टी का गठन करते हैं। और उसके बाद सबको पता है दोनों का गठबंधन 93 में होता है और 256 सीट और 164 सीट पर बसपा और 256 सीट पर सपा चुनाव लड़ती है और बहुजन सत्ता में आ जाती है। बहुजन समाज की जो पार्टी, जो सरकार है बहुजनों की, वो सत्ता में आ जाती है। तो मुझे लगा कि बाद में फिर क्या हो गया ज़िंदगी में। अभी तक तो सब साथ चल रहा था काशीराम जी के साथ, फिर बाद में मायावती जी की एंट्री होती है और फिर मामला कहाँ गड़बड़ा जाता है। मामला जहाँ गड़बड़ाता है, मैं एक नारे के डिफरेंस से वो मामला समझने में आप सबकी मदद कर सकती हूँ। हालांकि कई सारे ऐसे नारे हैं जहाँ पर आप काशीराम जी के बहुजन वाली राजनीति, बहुजन उत्थान की राजनीति और मायावती की बहुजन उत्थान की राजनीति को समझ सकते हैं, पर क्योंकि इतना समय नहीं है कि तमाम नारे 10-12 गिनाऊँ मैं, पर सिर्फ एक नारा काशीराम जी ने नारा दिया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। पर मायावती जी के आने के बाद क्या हुआ? जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। डू यू गेट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नारा? काशीराम जी की जो राजनीति थी वो राजनीति नहीं थी, वो अपने आप में एक विचार था। अपने आप में वो एक रिवोल्यूशनरी चेंज चाह रहे थे समाज में, ज़मीन पर हो सकता है कि उनके बरक्स उनके जो सहयोगी थी, जिनका मैं बहुत सम्मान भी करती हूँ कि बीइंग अ फीमेल इट इज़ नॉट ईजी टू टेक एनी गोल्डन फीदर ऑन योर कैप, इट इज़ नॉट ईजी, और पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल नहीं। पर फिर भी काशीराम जी को ये अंदाज़ा लग गया था और बाद में हुआ भी यही कि किस तरह से बीजेपी ने कहा कि गेस्ट हाउस कांड के बाद हमारे बीजेपी के लोग बचाने के लिए गए थे मायावती को और हम सब हीरो हैं और वो विलन हैं। शरद प्रधान जो उस वक्त उस दिन थे, रिकॉर्डेड उनका बयान है कि उस वक्त कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता मायावती जी को बचाने के लिए वहाँ पर नहीं था। तो जिन आलोचनाओं की मैं बात कर रही थी, उन आलोचनाओं में दो प्रमुख आलोचना है मुलायम सिंह जी के कार्यकाल का, या मुलायम सिंह जी के सामने मैं ये दो आलोचना रखती हूँ हमेशा। पहला तो ऑफकोर्स गेस्ट हाउस कांड नहीं हो सकता था और हुआ, उसके क्या समीकरण रहे या क्या नहीं रहे वो अलग बात है। दूसरा, पता नहीं ये बहुत पॉलिटिसाइज हो सकता है, पर ऑफकोर्स कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश। मुझे हमेशा से लगता है कि पॉलिटिकल स्टैंड लेने के लिए मैक्सिमम हम गांधीवादी रास्तों पर ही चलकर एक उदाहरण अगर पेश कर सकते हैं तो उदाहरण वही होगा, वरना हम सब इज़राइल बन सकते हैं, अमेरिका बन सकते हैं और गाज़ा जैसे उदाहरण हो सकते हैं। तो हालांकि उस समय की सिचुएशन क्या थी, उस समय के क्या कैलकुलेशंस थे, वो ज़्यादा बेहतर है। बट इन दोनों के लिए और साथ में एक और चीज़ के लिए, एक पत्रकार को उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था, बहुत सेंसिटिव मुद्दा था रेप का, और मुलायम जी ने कहा कि बच्चों से ये गलतियाँ हो जाती हैं। और उस स्टेटमेंट को सुनने के बाद बहुत हद तक जो पैबलियन सोशलिस्ट, पैबलियन के बारे में मैं अभी बताऊंगी इसके बाद, मुलायम सिंह यादव जी की जो पैबलियन सोशलिस्ट वाली इमेज जो थी उसमें कहीं ना कहीं खरोच सी मुझे दिखने लगी जब वो स्टेटमेंट आया कि बच्चों से ये गलतियाँ हो जाती हैं। पर इन सब के बावजूद
मैं बार बार ये चीज़ कहती हूँ कि लोहिया का जो स्टेटमेंट था कि उनको सिर्फ इस बात की तसल्ली थी कि एक गरीब इंसान, एक आम आदमी इंसान, एक दलित, शोषित, पीड़ित, वो कह सकता था कि जो राजनीति में जो ये आदमी है, जो सत्ता में ये आदमी है, सत्ता में नहीं, सत्ता के पास जो ये आदमी है, दिल्ली की कुर्सी के पास, ये लोहिया जो है ये मेरा आदमी है। उनके बाद अगर किसी आदमी पर ये समाज विश्वास कर पाया है, जिसको बोल पाया अपना आदमी, तो वो सिर्फ एक ही रहे, मुलायम सिंह यादव। अब मैंने एक टर्म कॉइन किया था, पैब्लियन। एंशिएंट रोम में जैसे हमारे यहाँ दलितों के साथ व्यवहार होता है या अल्पसंख्यकों के साथ होने लगा है, वैसे ही वहाँ पर एक कैटेगरी थी पैब्लियंस की, जो बहुत गरीब होते थे, जिनको ऐसे फेंक के रोटियाँ देते थे। वहाँ के जो बहुत एलिटिज़म वाले जो लोग थे, एलिट वाले लोग थे, जो संपन्न थे, फेंक कर रोटियाँ देते थे, फेंक के कपड़े देते थे, और उनको किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करना अलाउ नहीं था। एक तरह से अछूतों की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता था और अछूत ही माना जाता था। तो पैब्लियंस में कौन कौन आता था? वहाँ का किसान आता था। पैब्लियंस में वहाँ पर जो कपड़े बुनने वाले, जूता बनाने वाले, तमाम सारे जो कारीगर आते थे, वो पैब्लियंस में आते थे वहाँ पर। और कमाल की बात ये है कि एंशिएंट रोम में पैब्लियंस की संख्या, जो सत्ता में थे या जो ऑटोक्रेट थे सारे, उनके बरक्स वो संख्या इतनी ज़्यादा थी कि अगर उसमें से 1% भी ठान लेता कि हमें इस चीज़ का विरोध करना है, और वो उठ खड़ा होता, विरोध कर देता, प्रतिरोध कर देता, तो वो लोग, उनका समूल नाश हो जाता। लेकिन उनके पास नेता नहीं था, और यहाँ पर एक नेता मिला, मुलायम सिंह यादव, माटी का लाल। इसीलिए जब मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, एक्सप्रेस पर पढ़ रही थी मैं वो आर्टिकल, और जिसको विदेश के 2 प्रोफेसर्स ने, जो जिनका सोशलिज्म पर बहुत काम है, जेफर्स एंड लियोन्स, उन्होंने पहली बार मैंने ये टर्मोलॉजी सुनी मुलायम सिंह यादव के लिए कि मुलायम सिंह यादव पैब्लियन सोशलिस्ट। और इस सेंटेंस ने मुझे मजबूर किया पैब्लियंस की हिस्ट्री पढ़ने पर, और मुझे लगा कि पैब्लियन सोशलिस्ट भूतना भविष्यति। क्या लोहिया भी एक उस सप्तक्रांति का देने के बावजूद भी क्या वहाँ तक पहुँच पाए थे जहाँ पर मुलायम सिंह यादव पहुँच पाए थे? जैसे उदाहरण अभी विजय जी ने दिया कि सबको पता होता था कि वो जाएंगे, गाड़ी तक बाहर निकलेंगे और दरवाज़ा गाड़ी का खोलकर वहाँ तक पहुँचाएंगे, या कोई भी किसी को भी गले लगाकर उनके पेट को थपथपा देंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये वाकई एक बहुत डेमोक्रेटिक और बहुत अप्रोचेबल नेता के गुण हैं। अब मैं आती हूँ जो मैंने पोस्ट में भी लिखा था कि स्त्रीवादी दृष्टि। मुझे ऐसा लगता है कि फूलन देवी को जिस राजनीतिक फलक पर उन्होंने अपने निर्णयों से स्थापित किया, जो संदेश दिया, उसके लिए मैं कह सकती हूँ कि तमाम सारी आलोचनाएं, मेरी तमाम सारी शिकायतें, सब एक तरफ, और फूलन देवी के साथ मुलायम सिंह यादव का स्टैंड एक तरफ। मेरे कई सारे दोस्त कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि ये एक राजनीतिक पैतरा था। हो सकता है फूलन देवी के जो क्लास के लोग थे, या फूलन देवी उस समय क्योंकि इतनी चर्चा में थी और हर तरफ मीडिया और जो तमाम लोग फूलन देवी को कैप्चर करना चाहते थे, उनका एक स्टेटमेंट जो है इतना वो जाता था। हो सकता हो ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर पॉलिटिकल मूवमेंट पे भी अगर उन्होंने फूलन देवी के साथ जो अन्याय हुआ था उसके लिए एक न्यायिक ज़मीन तैयार की, अपने आप को आगे खड़ा रख के, अपने फूलन देवी के साथ खुद को खड़ा रख के, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा मूवमेंट था और इसके लिए मुलायम सिंह जैसा दूसरा नेता नहीं हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर फूलन देवी हमारे बीच होती तो या वो फेमिनिस्ट का मतलब समझती, तो वो ज़रूर कहती कि आई मेट अ फेमिनिस्ट लीडर कॉल्ड मुलायम सिंह यादव। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।